आज से अब अपन अपना देखो मैथ्स का एक टॉपिक अपन ने कवर अप कर लिया. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वील स्टार्ट आर स्टैटिस्टिक्स पार्ट. ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपना. देखो 60 मार्क्स ना स्टैटिस्टिक्स कवर अप करके चलता है. तो हमको ये पता है कि हाँ इसका जो वेटेज है वो मैथ्स से ज़्यादा है. और एक्चुअली पता है मतलब एग्जाम टाइम में अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि नहीं यार मुझसे तो मैथ्स नहीं हो पा रही, मैथ्स का फोबिया है, तो उस समय पे अपना जो सेवियर होता है ना वो स्टैटिस्टिक्स होता है. अपने को एट लास्ट जाकर के जो बचाने वाला सब्जेक्ट होता है ना, बचाने वाला अपना पार्ट, वो स्टैटिस्टिक्स होता है. बिकॉज इट इज वेरी इजी, बट क्योंकि अपन इसको क्या कर जाते हैं, बड़ा ऐसा इग्नोरेंट सा इसको फील करवा देते हैं ना, इसीलिए ये थोड़ा सा अपना स्कोरिंग बन नहीं पाता. अगर एक एक टॉपिक अपन अच्छे से पढ़ेंगे ना इसमें, तो दिस इज वेरी स्कोरिंग पार्ट ऑफ योर बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, 60 मार्क्स ये कवर अप करके चलता है पूरा स्टैट्स. ओके, नॉट ओनली दिस स्टडी नोट्स, योर कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स कवर योर 60 मार्क्स. ठीक है, कंप्लीट स्टैट्स आपका 60 नंबर लेकर के चलता है, जिसमें से जो स्टडी नोट अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. एक प्रोबेबिलिटी है ना. दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें भी पता है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी तो अपन ना कर लेते हैं, हमको लगता है कि हाँ ठीक है प्रैक्टिकल चीज है, करने में इंटरेस्ट भी आएगा और अपन कवर अप कर लेते हैं. बट जो अपना थ्योरी पार्ट है ना इसके अंदर, वो अप्रोक्सीमेट आपका 10 मार्क्स का कवर अप करके चलता है. ठीक है, अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स का ये आपका आता है, कंफर्म आता है. और थ्योरी के चक्कर में आप लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हो कि यार चलो ठीक है ये नहीं करना, बहुत थ्योरी है, कौन इतनी थ्योरी याद करने बैठेगा, छोड़ दो. और वो छोड़ने के चक्कर में इस पर्टिकुलर स्टडी नोट में 0 मिल जाता है फिर, जो कि इतना इजी स्टडी नोट है जिसमें आप पूरे 10 स्कोर कर सकते हो. ठीक है, जो जो अपन पढ़ेंगे अपन मॉड्यूल में कंटिन्यूसली हाईलाइट करते करते पढ़ेंगे, और आपको आपके एग्जाम टाइम में भी उसी चीज को, मतलब जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, आप जब भी अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो वही हाईलाइटेड पार्ट को ही आप लोगों को दोबारा देखना है. ठीक है, स्टार्ट करें अपन अपना स्टैटिस्टिक्स थियोरेटिकल. ये फर्स्ट अपना स्टडी नोट 3 के साथ में बहुत इंटरेस्टिंग, बिकॉज यही स्टडी नोट अपने को बताएगा कि आखिरकार स्टैटिस्टिक्स होती क्या है. ठीक है, इसमें हम सारा स्टैटिस्टिक्स का बेस पढ़ेंगे, और मार्क्स तो इसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड है ही है. 10 नंबर मिलेंगे इतना छोटा सा स्टडी नोट पढ़ने के लिए. चलिए, तो एक ब्रीफ बाइफिकेशन देखते हैं स्टार्टिंग में ही अपना क्या क्या हमको स्टडी नोट के अंदर पढ़ना है. तो देखो 4 पार्ट्स में आपका ये पूरा स्टडी नोट डिवाइडेड है, राइट. सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ एक बेसिक चीजें, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, ये वर्ड अपना कहाँ से आया, स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस हैं तो वो लिमिटेशंस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, टाइप्स, फलाना ढिमकाना, सब कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें अपन इसके अंदर देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में. फिर अपना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रहेगा. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, कैसे अपन उसको टैली मार्क्स के फॉर्म में वगैरह रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 3.3 में जो पढ़ा उसको आप ग्राफ की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कर्व, ओजाइव, पाई चार्ट वगैरह, ये सारी चीजें अपन इसके अंदर कवर करेंगे. चलिए, तो सबसे पहला चीज इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स. ऑल राइट, अब मुझे है ना देखो एक चीज आपसे चाहिए स्टैटिस्टिक्स की क्लास के अंदर, इंटरैक्शन. ठीक है, जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी ना आपको उसका रिप्लाई करना है. ठीक है, अपना इंटरैक्शन जब कंप्लीट होगा ना तो ही आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा. केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, साथ में जवाब भी देना पड़ेगा. ऑल राइट, तो देखो पहला मेरा क्वेश्चन है कि अपन बहुत टाइम हो गया अपने को, राइट, अपन ने 11th-12th में भी पढ़ा है ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स. क्या मतलब होता है, बेसिक आप क्या समझते हो स्टैटिस्टिक वर्ड से. चलिए मैं नाम लेकर के पूछती हूँ आपसे. यस गौरव, आप बताइए स्टैटिस्टिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है.
किसी मतलब चीज को मैम ग्राफिकली या फिगर आउट से रिप्रेजेंट करना। ठीक है। और अक्षिता, आप बताएंगे स्टैटिस्टिक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टैटिस्टिक्स इन अ बेसिक लेमैन लैंग्वेज? डेटा को एक साथ रिप्रेजेंट करना। डेटा को एक साथ रिप्रेजेंट करना। ऑल राइट, धीरज, स्टैटिस्टिक्स का मतलब? बेसिक, जो अपने को मतलब पता है ना कि हाँ ठीक है मुझे तो ये मतलब पता था आज तक स्टैटिस्टिक्स का, वही बता दो जो भी पता है। चलिए तमन्ना, स्टैटिस्टिक्स वर्ड का मतलब? देखो अभी स्टार्टिंग में ही स्टैटिस्टिक्स का मतलब, तो सबसे पहला अपना टॉपिक अपन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं आज। सबसे पहले हमको ये देखना है ये जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है ना, ये आया कहाँ से। तो देखो ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड अपने को लैटिन वर्ड स्टेटस से मिला है। लैटिन वर्ड स्टेटस से अपने को ये वर्ड मिला है, क्या? स्टैटिस्टिक्स, जिसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेट। देखो होता क्या है ना, यूजुअली अपने जितने भी वर्ड्स है ना, मोस्टली सारे लैटिन वर्ड से ही उठाए गए, ठीक है। जैसे अपना इकोनॉमिक्स वर्ड भी वहीं से लिया गया है, ठीक है। और ऑलमोस्ट सबका कनेक्शन पॉलिटिकल से ही होता था। तो स्टैटिस्टिक वर्ड भी कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है, स्टेटस विच मीन्स पॉलिटिकल स्टेट, ठीक है। और कहाँ कहाँ से लिया है, ये जरूरी नहीं है केवल लैटिन से ही लिया है, और भी है। जैसे देखो, ऑल्सो इट्स रूट ईदर टू इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा और द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, यानी कि तीन जगह से अपने को पता लगा, तीन यहाँ से लिया। एक तो लैटिन वर्ड से क्या लिया, लैटिन से अपना स्टेटस वर्ड लिया। सेकंड अपना इटालियन, इटली से क्या लिया, स्टैटिस्टा। एंड देन जर्मन से क्या लिया, स्टैटिस्टिक। देखो क्लास में अगर साथ साथ बोलते रहोगे ना तो यहीं का यहीं याद हो जाएगा, पता है। जो यहाँ पढ़ेंगे ना वो ऑन द स्पॉट यहीं मैं आप लोग को याद करवा दूंगी। ये अपनी इस स्टैट्स की क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा। चलो, क्या तीन वर्ड्स थे? यस गौरव, कहाँ से अपन ने स्टैटिस्टिक्स वर्ड लिया? लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालिक बिल्कुल वर्ड स्टेटिस्टा और जर्मन वर्ड स्टेटिस्टिक। एकदम करेक्ट। लैटिन, इटली एंड जर्मन, ये तीन जगह से अपन ने स्टैटिस्टिक वर्ड को अपनाया था। चलो अब आगे देखो, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टैटिस्टिक्स। तो अपने को ना दो तरीके से ये डेफिनेशन दे रखी है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वही आपको अपने मॉड्यूल में हाईलाइट करना है। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन टू डिफरेंट सेंसेस, ठीक है। अपन दो तरीके से स्टैटिस्टिक वर्ड को यूज करते हैं। सबसे पहला अपना जो तरीका होता है वो क्या होता है, एक तो आप प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक वर्ड को यूज कर रहे हो, एंड एक आप सिंगुलर सेंस में यूज कर रहे हो। तो टू डिफरेंट सेंसेस, प्लूरल एंड सिंगुलर। नाउ प्लूरल सेंस का देखो मतलब क्या होता है, सिंपली प्लूरल सेंस मतलब जब आप न्यूमेरिकली डेटा को कलेक्ट करते हो ना, आप न्यूमेरिकल फॉर्म में जब डेटा का कलेक्शन करते हो, उसको हम बोलते हैं प्लूरल सेंस में इकोनॉमिक्स। फॉर्म इट रेफर्स टू द न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल डेटा यानी कि आज मैंने नंबर्स में काउंट कर लिया, जैसे मैंने बोला कि मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ सारे सीएमए इंटर, सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स का, जिन जिन ने भी अपना 40+ स्कोर करा है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर, मुझे उनका डेटा चाहिए। तो 40+ इज व्हाट, माय न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करना बोलता है प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सेकंड अपना क्या आता है, सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म देखो क्या बोलता है, सिंगुलर फॉर्म का मतलब है कि आप स्टैटिस्टिक के टूल्स को यूज करो। आपको जो स्टैटिस्टिक्स ने जो मेथड्स दे रखे हैं ना, यानी कि पूरा स्टार्टिंग से लेकर के डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना, उसको सेग्रीगेट करना कि हाँ ये डेटा मेरे काम का है, ये डेटा काम का नहीं है, और फिर उसको टेब्यूलर फॉर्म में प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना, ये सारी चीजें सिंगुलर सेंस में काम आती है।
Singular form means science of statistics that deals with principles, devices और statistical methods. ठीक है, तो प्लूरल सेंस का मतलब क्या था? यस अक्षता, प्लूरल का मतलब क्या था? न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करना। बिल्कुल। एंड सिंगुलर का मतलब क्या है अपने? सिंगुलर का मतलब होता है कि आप स्टैटिस्टिक्स के सारे डिवाइसेस, सारे प्रिंसिपल्स को यूज कर लो। जितने भी मेथड्स आपको स्टैटिस्टिक ने दे रखे हैं ना, वो मेथड यूज करो। देखो प्लूरल मतलब केवल नंबर, ठीक है, आप नंबर कलेक्ट करके लेके आ गए। जैसे मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, सीएमए फाउंडेशन से तो कितने बच्चों ने क्लियर करा है? 40+ लेकर के आए हैं। मैंने बोला कि 4 बच्चे मान के चलते हैं एवरेज, 4 बच्चों ने सीएमए फाउंडेशन 40+ स्कोर करा है। फिर उसके बाद अपन बोलेंगे कि भाई सीएमए इंटर का भी बताओ कि सीएमए इंटर कॉस्टिंग के पेपर में कितने बच्चों ने 40+ स्कोर करा है। तो वहां से अपन ने डेटा उठा लिया 8 बच्चे। तो ये केवल जो अपन नंबर्स की बात करते हैं ना, बस रॉ फॉर्म में नंबर कलेक्ट करना, दैट इज प्लूरल सेंस। और जब मैं इसी कलेक्ट किए हुए डेटा को टूल लगा दूं, जैसे मैंने बोला कि आज मेरे पास पूरा कलेक्शन है, आप सबके नाम के साथ आपके मार्क्स गिवन है। जैसे अक्षता का अपन बात करके चलते हैं कि भाई अक्षता के मार्क्स आए 60, ठीक है, धीरज के मार्क्स अपन ने बोला 58। उसके बाद अपना गौरव के मार्क्स अपन ने बोला कितने? 65। देन वी हैव तमन्ना के मार्क्स आए अपने पास कितने? 60। ठीक है, ये हमने मार्क्स सबके इंडिविजुअली ले लिए। नाउ मैं बोल रही हूँ कि आप इसका मुझे एवरेज करके निकाल दो कि ऑन एन एवरेज डीसीसी से बच्चों के कितने नंबर आए मैथ्स एंड स्टैट्स के अंदर। तो ये एवरेज निकालना यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करना, और वहां स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में बन जाता है। फिर क्लियर है? यस मैम। चलिए लेट्स मूव अहेड। Statistics, when used in singular, refers to the branch of knowledge which implies applied mathematics, right? देखो आपने सिंगुलर में देखा ना कि अपन ने क्या निकाला? एवरेज निकाला। तो एक तरीके से सिंगुलर सेंस में जब आप स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हो तो आप उसमें मैथमेटिक्स भी यूज कर लेते हो। एवरेज निकालना क्या है? अपना मैथ्स का ही तो पार्ट है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि स्टैटिस्टिक्स जब आप सिंगुलर रेफर करते हो तो आप एक तरीके से ये अप्लाइड मैथमेटिक्स भी अपन इसको बोल सकते हैं, बिकॉज आप मैथ्स की चीजें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एवरेज वगैरह ये सब यूज करते हो। एवरेज इज व्हाट? डिवीजन। चलिए, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल फॉर्म और न्यूमेरिकल डेटा, ये अपने को ऐसे पर्टिकुलरली डेफिनेशन पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट अपने टॉपिक पे अपन आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो देखो सबसे पहली चीज तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, राइट? आज मैं अपने मन से थोड़े ना बता दूंगी कि हाँ ठीक है इसके इतने मार्क्स आए, इसके इतने मार्क्स आए, इसके इतने मार्क्स आए। नो, जैसे अपन फैक्ट की बात करें तो आज अपना जितना भी नेशनल इनकम की अपन बात करते हैं, ये जो नेशनल इनकम है, जो भी एस्टिमेट होता है, ये किस बेसिस पर होता है? पुराने पास्ट के बेसिस पर। वो पास्ट कहाँ से आया? जब आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। ठीक है, नेशनल इनकम निकालोगे कैसे? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, डेटा को कलेक्ट करके, और वो डेटा एकदम फैक्चुअल डेटा होता है, सच का डेटा होता है, कुछ भी मैनिपुलेटेड नहीं होता। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, अपन अपने मन से कोई भी चीज नहीं लगा देते हैं। नेक्स्ट, अफेक्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ कॉजेस। ठीक है, देखो स्टैटिस्टिक्स, अब आपने बोला कि डेटा कलेक्ट करके लाओ, डेटा कलेक्ट करने के पीछे भी बहुत सारे मेरे कॉजेज होंगे कि भाई कहाँ से मुझे कुछ डेटा मिला। जैसे अपन नेशनल इनकम का ही बात कर रहे थे, तो अपन बात करके चलते हैं कि हाँ ठीक है 2022 में मेरा 8.4% का नेशनल इनकम का ग्रोथ आया, जीडीपी का।
ठीक है। 2021 में मेरा 5.6 का मान के चलो, इतना अपना ग्रोथ आया जीडीपी का। तो ये चीजें बहुत सारे कॉजेज लेके आती है अपने साथ में। आज ये कैलकुलेट करने के लिए, ये जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए मैंने जो भी डेटा कलेक्ट करा है ना, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि अगर मैंने जीडीपी के लिए मान लो मैंने कंजम्पशन देखा, एक्सपेंडिचर देखा, तो वो ही क्यों देखा, ठीक है। बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके पीछे, स्टेटेड अपने फॉर्मूलाज होते हैं कि हाँ अपने को ये चीजें ऐसे ऐसे यूज करनी है। तो डेटा कलेक्शन के अपना रीजन होता है, देयर आर नंबर ऑफ कॉजेस। नेक्स्ट, ऑलवेज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। आज मैं अगर बोलूं कि आप कुछ भी ना लोगों के आप है ना वो लेकर के आओ, एग्जाम खत्म होने के बाद में लोगों के रिव्यूज लो, तो वो रिव्यू, वो फीडबैक जो लोग देंगे ना, दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आपका फीडबैक वो एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होगा, आपका क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं होगा। एंड स्टैटिस्टिक्स केवल क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट के साथ ही डील करता है। अगर आप नंबर्स में बात कर रहे हो तो आप स्टैटिस्टिक्स की बात करो, अदरवाइज हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे। शुड बी एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। आप जो डेटा कलेक्ट करके लाए हो वो कैसा होना चाहिए, आप प्रॉपरली उसको एनालाइज करो, आप प्रॉपरली उसको एस्टिमेट करो। देखो आज आप जितनी भी चीज देखते हो वो सब क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली, है ना। बहुत सारी चीजों के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे आप अगर जीडीपी के बारे में पढ़ते हो तो वो भी क्या होती है, एक एस्टिमेटेड टर्म निकालते हैं कि हमारे हिसाब से लगभग इतना है, ठीक है। तो ये एक एस्टिमेटेड टर्म होता है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में अपन बहुत सारे टूल्स, जैसे आप मीन, मीडियन, मोड वगैरह जो भी काम में लेते हैं, वो सब अप्रोक्सीमेट होता है, एग्जैक्ट नहीं बताता आपको। शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है, ये तो क्लियर है ही, आपका डेटा एकदम सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं मैंने बोल दिया हाँ ठीक है, एक बच्ची के 60 मार्क्स, सेकेंड स्टूडेंट के 40 मार्क्स थे, थर्ड स्टूडेंट के 55 मार्क्स, फोर्थ स्टूडेंट के 68 मार्क्स। नो, ये कैसे पता लगेगा फिर, ऐसा पता ही नहीं लग पाएगा कुछ कि भाई किसके कितने नंबर थे। तो मुझे प्रॉपर नाम के साथ, अगर मैं देख रही हूँ कि हाँ ठीक है अपने को डीसीसी का डेटा कलेक्ट करना है, तो मुझे नाम भी चाहिए कि ये कहाँ के हैं। सबसे पहली बात तो ये सीएमए फाउंडेशन, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर के नंबर की अपन बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आप नाम बताओ, कौन से स्टूडेंट का कितना नाम है, कितना टोटल नाम, कितना टोटल मार्क्स में से ये मार्क्स आपने दे रखा है। तो सारी चीजें प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से होनी चाहिए। आपने केवल नंबर लिख दिया और काम हो गया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। शुड बी कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। यस, आपको पता होना चाहिए कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसका मोटिव क्या है, क्यों डेटा कलेक्ट करना चाहते हो भाई। आज जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे डीसीसी का डेटा कलेक्ट करना है, तो क्यों करना है, अपने आगे के रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए, ये देखने के लिए कि हाँ स्टूडेंट्स को कितना समझ आ रहा है, कितना अपने यहाँ का पासिंग परसेंट है। जैसे अपन इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, अपने ICMI जो इंस्टीट्यूट है वो भी तो डेटा रिलीज करता है ना, प्रेस रिलीज जो होती है, ठीक है, प्रेस रिलीज करता है, वो भी बताता है कि इतने बच्चे फाउंडेशन में क्लियर हुए, इतने इंटर में, और इंटर में भी एक ग्रुप में कितना हुआ, सेकंड ग्रुप में कितना हुआ, फाइनल में फर्स्ट थर्ड ग्रुप में कितना हुआ, फोर्थ ग्रुप में कितना हुआ, सारा डेटा ऐसे अपने को बताता है। तो एक पर्पस है उसका, क्या पर्पस है, बताना कि देखो इतना पासिंग परसेंट हमारे इंस्टीट्यूट का है। शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। बिल्कुल, आपका जो डेटा आपने कलेक्ट करा है वो एकदम ऐसा ना रिलेटिव डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैं डेटा कलेक्ट करने जा रही हूँ कि मान लो जैसे अपन बात करते हैं कि अपनी लोकेलिटी में एक तो मैं मार्क्स का डेटा कलेक्ट कर रही हूँ और एक मैं नेशनल इनकम का डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, विच इज़ कम्प्लीटली अनरिलेटेड। आपके मार्क्स का नेशनल इनकम से कोई संबंध ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। तो जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो ना वो रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं नेशनल इनकम की बात कर रही हूँ तो यहाँ मैं लोगों की इनकम का डेटा कलेक्ट करूँ, लोगों के एक्सपेंडिचर का डेटा कलेक्ट करूँ, उनकी सेविंग्स का डेटा कलेक्ट करूँ, तो फिर भी रिलेशन बैठेगा उसका नेशनल इनकम के साथ, राइट। तो जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, इन रिलेशन टू ईच अदर होना चाहिए।
ऑल राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम अच्छे से क्लियर है। सबसे पहला अपने को फैक्ट कलेक्ट करो, कॉजेज होते हैं बहुत सारे, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, एन्यूमरेटेड, एस्टिमेटेड, सिस्टमैटिक मैनर, प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है और रिलेशन टू ईच अदर। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक्स, यस। कौन बताएगा मुझे सारे सातों कैरेक्टरिस्टिक्स कौन बता सकता है? कि यहाँ ना ये जो अपन ये फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का, इसको अपने को रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अपना पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड, एमसीक्यू पैटर्न का आता है, हमको उसमें लिखने का कुछ भी नहीं है। तो आप पहला चैप्टर रटने के लिए मत बैठ जाना, केवल आप एक थरो रीडिंग करोगे ना कि हाँ ठीक है, वर्ड कहाँ से मिले, स्टैटिस्टिक्स 3 जगहों से मिले थे, लैटिन, इटली और जर्मन से मिले थे। फिर 2 डेफिनेशन में आपने 2 सेंसेस देख लिए, सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस। फिर अपन ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, एक एक करके, जैसे जिसको ऐसे सर्कल लगा रखा है ना, बस वो सर्कल वाले बोल दो कि हाँ ठीक है, हमको आइडिया है। अपने को ना एक कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए, रटा हुआ काम नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमको क्या करना है? देयर आर 4 स्टेजेस। अब आपने स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? कलेक्शन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत सारी स्टेजेस इन्वॉल्व होती है। देखो, स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? क्रॉक्सटन एंड काउडन। ये एकदम सिंपल, क्लियर एंड कंसाइज एंड सबसे प्रॉपर डेफिनेशन मानी जाती है स्टैटिस्टिक्स की, कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? आप डेटा को कलेक्ट करो, उसको प्रेजेंट करो प्रॉपर तरीके से, टेबुलर फॉर्म में उसको लिखो डेटा को, या जैसे भी आपको करना है, कंप्यूटर पे सब कुछ आप कर लो अपना। उसके बाद उस डेटा को एनालाइज करो कि हाँ इसमें से ये चीज अपने को इस कैटेगरी में डालनी है, ये चीज इस कैटेगरी में डालनी है, ऐसे पूरा सेग्रीगेट कर दो अपने डेटा को। फिर इंटरप्रेट करो न्यूमेरिकल वैल्यूज को कि ये वैल्यू का मतलब ये है। जैसे आज अपन बात करते हैं कि भाई अपन देखते हैं ना, लिखा रहता है नेशनल इनकम 21.00 लिखा है मान लो, और ऊपर लिखा रहता है क्या? इन करोड़्स। तो ये आप बता दो कि ये जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ये किस में है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स केवल कलेक्शन तक ही सीमित नहीं है। कलेक्ट करो डेटा को, प्रेजेंट करो, एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो। पूरा इंटरप्रेट मतलब आपने जो भी नंबर की फॉर्म में निकाला है डेटा, उसको समझाओ लोगों को, लोगों तक पहुंचाओ। आज जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हो किसी भी कंपनी का, तो उसमें सारी चीजें मेंशन रहती है कि ये जो फिगर है ये करोड़्स में है कि लैक्स में है, कौन सी डेट का है। जैसे अगर आपने 2 साल का कंपेयर करा है तो कौन से साल का है, ये 21 का डेटा है, ये 22 का डेटा है, ऐसे सब कुछ प्रॉपरली एक्सप्लेन होना चाहिए, ठीक है। और इसी डेफिनेशन के ऊपर अपना स्टेजेस बना दिया स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। 4 स्टेजेस में डिवाइड करा है। सबसे पहला कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। सबसे पहला अपना काम क्या होता है? डेटा को कलेक्ट करने का, राइट। आज अगर मेरे हाथों में डेटा ही नहीं होगा, आज अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि सीएमए फाउंडेशन में कितने बच्चे पास हुए हैं, तो मैं आगे का अपना एनालिसिस कैसे करूंगी, राइट। सो द फर्स्ट स्टेप इज कलेक्टिंग डेटा, ठीक है भाई। डेटा कलेक्ट कर लिया, निकाल लिया मैंने कि इतने बच्चे पास हुए हैं। अब उसको ऑर्गेनाइज करो। मान लो मैं चाहती हूँ कि मुझे सेग्रीगेट करना है कि कितने तो अपने यहाँ स्टूडेंट्स में से कितने तो बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं, ठीक है। कौन कौन कितना कितना पार्टिसिपेट हुआ है, क्योंकि जैसे मान के चलते हैं कि अपना पर्पस क्या है? स्कॉलरशिप देने का, तो हमको दोनों को स्कॉलरशिप देनी है, बॉयज को भी और गर्ल्स को भी, ठीक है। तो वैसे मैंने कलेक्ट करा, मुझे पता लग गया कि भाई 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 65+ स्कोर करा है। ऑल राइट, दिस इज कलेक्शन। अब इन 10 स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करो प्रॉपर तरीके से। आप लिखो कि इन 10 में से बॉयज को कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा,
ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या केवल ऐसे एरो बना करके और मैं इसके नीचे लिख दूं कि भाई 10 स्टूडेंट्स थे ना तो 6 बॉयज और 4 गर्ल्स, बस क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं, आपको प्रॉपरली प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, बॉयज में अगर 6 हैं तो उन 6 के इधर नाम लिखो, नेम, और नेम के साथ में उनके मार्क्स। सेम विद द गर्ल्स, आप पूरा डेटा को ढंग से प्रेजेंट करो। नेक्स्ट स्टेप, एनालिसिस ऑफ डेटा। अब ये जो आपने डेटा करा है इसको एनालाइज करो कि हाँ देखो इतने बच्चे हैं, इतने ये हैं, इसके इतने मार्क्स आए, इतना अपने को स्कॉलरशिप देना है। किसी के मान लो आप तो केवल 65 प्लस का लेकर के चल रहे हो, मान लो किसी बच्चे के इसके अंदर 80 मार्क्स आ गए तो उसको आपको इच्छा है कि केवल फाउंडेशन में नहीं इंटर में भी स्कॉलरशिप देनी है, तो ये आपको पूरा डेटा एनालाइज करने के बाद ही पता लगेगा। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इस चीज को आप डेटा को फिर अब बताओ कि आपने क्या कंक्लूजन निकाला इस डेटा से, राइट? पूरा नीचे एक्सप्लेन करके रखो कि भाई हमने ये निकाला कि इसमें से 3 स्टूडेंट्स एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए। फाइन, दीज वर द स्टेप्स। ये 4 स्टेजेस में आपका स्टैटिस्टिक्स पूरा कवर होता है। अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स के स्पेयर की कितना इसका स्कोप है, तो ये 4 स्टेजेस तक का इसका स्कोप है। ठीक है, इसको कर लो There are various methods for collecting the data such as census, sampling। जैसे आपने एग्जाम्पल में जैसे समझोगे ना, अपने घर पे आते हैं जनगणना वाले, याद है घर में आते हैं? किसको याद है कि उनके घर में आए थे पूरा वो डिटेल निकालने के लिए कि हाँ भाई आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने अर्निंग मेंबर्स हैं, बच्चे कितने हैं घर में, मैरिड लोग कितने हैं? याद है कुछ ऐसा डेटा कलेक्ट करने के लिए लोग बाग आए हुए हैं कभी? यस, किसके घर में आए हुए हैं बताओ? राइट, कोविड के लिए भी घर में आए थे ना कि भाई कितनों के वैक्सीन लग गई, कितने घर में बच्चे हैं, बच्चों के वैक्सीन का मतलब वैक्सीन वाली एज में आते हैं बच्चे कि नहीं आते हैं। ये सारा डेटा भी कलेक्शन आपका किसके अंदर आता है? स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही आता है। ठीक है, सेंसस, सैम्पलिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा एटसेट्रा, अलग अलग तरीके हैं। मास डेटा कलेक्टेड शुड बी प्रेजेंटेड इन सुटेबल कंसाइज। कंसाइज का मतलब आपने तो इतना डेटा कलेक्ट कर लिया, जैसे आज जैसे अपन कोविड की वैक्सीन की बात करें तो भाई एक ही कॉलोनी से, एक ही एरिया से कितने सारे लोग निकल गए होंगे जिन्होंने वैक्सीन लगवाई होगी। सो डेटा बहुत ही मास है। अब उसको बाइफरकेट करो और फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करो कि हाँ इतने चिल्ड्रन हैं, इतने अडल्ट हैं, और अडल्ट में भी इतने फीमेल हैं, इतने मेल हैं। ठीक है, वो सारा बताओ। उसमें भी बताओ कि किसने कौन सी वाली वैक्सीन लगाई, कोवैक्सीन किसने लगाई, कोविशील्ड किसने लगवाई। ठीक है, तो पूरा कंसाइज फॉर्म में आप डेटा को प्रेजेंट करो। देन एनालिसिस। एनालिसिस इंक्लूड कंडेंसेशन, समराइजेशन, कंक्लूजन एटसेट्रा। आप पूरे डेटा को और फर्दर समराइज कर दो। एंड द लास्ट स्टेप इज ड्रॉइंग द कंक्लूजन। अब आपने डेटा से कितना निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला कि हाँ इस एरिया में सब लोग वैक्सीनेटेड है। तो यहाँ पर अगर मान लो गवर्नमेंट, देखो ये क्यों करती है गवर्नमेंट, आज अगर मैं बात करूँ कि कोविड वैक्सीन का डेटा अगर गवर्नमेंट ने निकलवाया तो वो क्यों निकलवाया, बता सकते हो आप रीजन? क्यों लोगों को घर घर भेजा, क्या पता लगाना था, क्या मोटिव था गवर्नमेंट का? एनीबॉडी? देखो गवर्नमेंट को ना, अगर मान लो आज राजस्थान गवर्नमेंट कुछ भी गाइडलाइंस लेकर के आती है तो उनको पता है कि मुझे ना इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं लगाने हैं। ठीक है, पूरा उसका एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये। चलिए, यस, स्टेजेस सबको क्लियर है? कोई भी डाउट आपको स्टेजेस के अंदर? यस। एनालिसिस ऑफ डेटा में स्क्रीनर्स है ना? एनालिसिस ऑफ डेटा, मैं इसमें स्क्रीनर्स मेन लिखा हुआ है ना, उसका मतलब क्या होता है? अच्छा स्कीवनेस, देखो ये अपन ना आगे पढ़ेंगे, ये अपना प्रॉपर एक टॉपिक है
कि आपको स्कीवनेस के अंदर क्या करना पड़ता है। ये अपन डिस्पर्जन, सेंट्रल टेंडेंसीज, ये सारे क्या है, ये सारे आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं। आप एवरेज निकालो, उसके बाद में आप डिस्पर्जन कोरिलेशन, अपने पास क्या होती है, अपने पास इक्वेशंस बनी रहती है प्रॉपर, जैसे रिग्रेशन एनालिसिस अपन करते हैं, कोरिलेशन डिस्पर्शन अपन करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसीज यानी कि मीन मीडियन मोड निकालना, देखो इधर लिखा है कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब क्या है, स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं। ठीक है, ये सारा एक एक पता है अपने पास चैप्टर है। सेंट्रल टेंडेंसी का एक चैप्टर है, डिस्पर्जन एंड स्कीवनेस का एक चैप्टर है, कोरिलेशन रिग्रेशन का एक चैप्टर है। ये सब अपने को एक एक चैप्टर में आगे पढ़ना है। अभी सिंपली बस इसको क्या लिख लो, स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स। ऑल राइट, चलिए 4 स्टेजेस कौन समझा सकता है स्टैटिस्टिक्स की? क्या 4 स्टेजेस थी डेटा कलेक्शन की? नॉट डेटा कलेक्शन, स्टैटिस्टिक्स की 4 स्टेजेस। इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चलो अपने को सबसे पहले अभी क्या देखना है, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स अब अपन देखेंगे। ऑल राइट, देखो बिना इसको पढ़े भी अपन इंपॉर्टेंस पता लगा सकते हैं स्टैटिस्टिक्स की, और इम्पोर्टेंस से पहले तो मैं बोलूंगी अपन स्कोप पता लगा सकते हैं स्टैटिस्टिक्स का बिना ये पॉइंट्स पढ़े। पॉइंट याद करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। मुझे एक बात बताओ, आज डेटा का कलेक्शन कौन सी फील्ड में जरूरी नहीं है? कौन सा ऐसी जगह है जहां पर आपको डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है? क्या कोई ऐसी फील्ड? नहीं, मेरी नज़र में तो कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां पर आपको डेटा कलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इसका स्कोप तो हर जगह पर है। जैसे अगर अपन बात करें स्टैटिस्टिक्स का स्कोप इकोनॉमिक्स के अंदर भी है, कॉमर्स के अंदर भी है, ठीक है, कॉमर्स यानी कि अपना बिजनेस, ऑडिटिंग अकाउंटिंग में भी ये बढ़ता है, इकोनॉमिक प्लानिंग गवर्नमेंट को हेल्प करता है, एस्ट्रोनॉमी, देखो एस्ट्रोनॉमी के अंदर तक आपके स्टैटिस्टिक्स काम आते हैं। क्यों? क्योंकि इनको डेटा कलेक्ट करना होता है पास्ट की, भाई हाँ प्लैनेटरी पोजीशंस वगैरह सारी चीज़ें। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट वालों को देखना पड़ता है कि जुलाई अगस्त के महीने में पिछले साल कैसा बारिश का ट्रेंड था। बायोलॉजी में भी डेटा काम आता है। उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स तो है ही इंटर रिलेटेड, ठीक है। आपकी रिसर्च में ये काम आता है, नेचुरल साइंस, एजुकेशन, बिजनेस। तो कौन सा ऐसा काम बच गया जहां पर स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं होता? तो इफ स्कोप की बात करें तो ये तो अपने को याद ही नहीं करना, बिकॉज जो भी आपका एमसीक्यू आए हर जगह स्टैटिस्टिक्स का स्कोप है। अब इम्पॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि इन जगहों पे, ये अलग अलग फील्ड में, अलग अलग एरिया में क्या इम्पोर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। तो अब देखो स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की क्या जरूरत है? देखो आज इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ी है, राइट? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? क्या होती है इकोनॉमिक्स? यस, कोई भी, क्या होती है इकोनॉमिक्स? चलो देखो क्या बोल रहा है ये कि स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में क्या काम आती है। देखो इकोनॉमिक्स के अंदर ना अपन क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स इज व्हाट, आपके रिसोर्सेज की स्टडी, कि आपकी इकोनॉमी में जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, है ना, रिसोर्सेज अपने पास में हमेशा कम होते हैं और अपनी जो वांट्स हैं वो बहुत सारी होती है। तो वो रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें, इसी चीज को इकोनॉमिक्स बोला जाता है, यही स्टडी इकोनॉमिक्स होती है। नाउ ये जो रिसोर्सेज टर्म अपन ने पढ़ा, रिसोर्स, रिसोर्स कम है, इस चीज का डेटा कहाँ से मिलेगा? कि हाँ रिसोर्स अगर है, जैसे मान लो मैं बोलती हूँ कि पावर बनानी है, आज अपने को इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल चाहिए, कोल एक रिसोर्स है, कोल की कमी हो गई, ठीक है, कोल कितना है? कोल इनसफिशिएंट है, कोल इनसफिशिएंट है अभी इकोनॉमी के अंदर। ये चीज कैसे पता लगी? जब आपने एनालाइज करा, जब आपने तो ये कोल का डेटा कलेक्ट करा कि हाँ इस जगह पर हर स्टेट में, इंडिया की पूरी स्टेट्स के अंदर कितना कितना कोयला बचा हुआ है,
ये आपने क्या करा, डेटा देखा, ठीक है। वो डेटा देखना इकोनॉमिक्स का काम आ गया यहाँ, बिकॉज रिसोर्स कोल है आपका, रिसोर्स की बात जब होती है तो इकोनॉमिक्स बीच में आ जाती है, बट इस रिसोर्स का भी पता लगाने में मदद किसने करी, स्टैटिस्टिक्स ने करी, ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आपस में कनेक्टेड रहती है। चलो देखो कहाँ कहाँ याद आता है इकोनॉमिक्स के अंदर, एक अपन वर्ड देखते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन यानी कि कितना आपने कंज्यूम करा, तो वो कंज्यूम कितना करा, ये जो नंबर है ये कौन है, स्टैटिस्टिक्स है। enable us to find out the way in which people in different strata of society spend their income। कंजम्पशन पैटर्न से आपको पता लगेगा कि लोग बाग कहाँ कहाँ अपना मनी खर्च कर रहे हैं। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पता लगेगा टोटल प्रोडक्टिविटी क्या है आपकी कंट्री की। एक्सचेंज, इन द फील्ड ऑफ एक्सचेंज इकोनॉमिक्स स्टडीज मार्केट लॉ ऑफ प्राइसेस, कि भाई आप पूरा जो डिमांड एंड सप्लाई पढ़ते हो, आप जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हो, मोनोपोली, कंपटीशन वगैरह, ये सब जो भी चीज़ें पढ़ते हो जहाँ आपका एक्सचेंज है, देखो एक्सचेंज यानी कि सिंपली आपका मार्केट, ठीक है। मार्केट में दो लोग मिलते हैं, बायर एंड सेलर मिलता है, दोनों मिलकर के एक्सचेंज करेंगे। कितना एक्सचेंज करना है या कितना एक्सचेंज हुआ है कैसे पता लगेगा, स्टैटिस्टिक्स से पता लगेगा। इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स क्या होते हैं, इकोनोमेट्रिक्स इज व्हाट, योर कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये तीनों चीज़ों को आप कंबाइन करके यूज करते हो। पब्लिक फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स आपके पब्लिक को भी हेल्प करती है, पब्लिक को पता लगाने में हेल्प करती है, पब्लिक क्या सॉरी गवर्नमेंट को। आज अगर गवर्नमेंट को कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आनी है या कोई भी फिस्कल पॉलिसी लेकर के आनी है तो स्टैटिस्टिक्स मदद करेगा। कैसे करेगा कि गवर्नमेंट को ये डेटा मिलेगा कि हाँ आज लोगों की कितनी इनकम चल रही है, लोगों को कितने पैसे की ज़रूरत है, जितने पैसे की ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी बना देगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसा पब्लिक फाइनेंस, कितना हम लोगों को लोन दे, गवर्नमेंट को आइडिया रहेगा कितना लोगों के हाथों में पैसा चाहिए, कितना उनको लोन हमको देना चाहिए। इनपुट आउटपुट एनालिसिस, आज आप देखो, आज आपको ये पता है कि मैं 200 kg का अगर इनपुट लगाते हैं ना तो मुझे 100 kg का आउटपुट मिलता है, 200 kg के इनपुट पे 100 kg का आउटपुट मिलता है। तो अगर मुझे यहाँ पर मान लो मुझे 300 kg का आउटपुट चाहिए तो मुझे कितना इनपुट लगाना है, ये एनालिसिस भी कौन करवाता है, अपना स्टैटिस्टिक्स करवाएगा। ये इनपुट आउटपुट का डेटा कहाँ से मिला, स्टैटिस्टिक्स ही बोलते हैं इस डेटा के कलेक्शन को भी, ठीक है। एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, जैसे आपने सैम्पलिंग करी, आपने इतना सा सैंपल लेकर के स्टार्टिंग में आपने 50 kg का सैंपल लिया और उससे पता लगाया कि कितना मेरा आउटपुट हुआ, तो ये सैम्पलिंग से आपको आइडिया लग गया कि कितना आपको इनपुट डालना है, उससे आपको इतना आउटपुट मिलेगा। चलिए इम्पोर्टेंस अपन ने इकोनॉमिक्स के अंदर ये इम्पोर्टेंस देखी। बाय हार्ट, मैं वापस बोल रही हूँ, बाय हार्ट कुछ भी याद नहीं करना है, बस एक बार गो थ्रू कर लो, पता होना चाहिए कि हाँ ये पॉइंट्स अपने हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में अपने कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, एक्सचेंज है, इकोनोमेट्रिक्स है, पब्लिक फाइनेंस है, इनपुट आउटपुट रिलेशन है, बस इतना ही पता होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमर्स, कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स यानी कि आपके बिजनेस में कैसे स्टैटिस्टिक्स काम आता है, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आज एक इंसान अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको थोड़ा डेटा निकालना पड़ेगा, राइट। न्यू फर्म कितनी स्टैब्लिश हुई है या कितनी और होगी, कौन कौन मेरा कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर्स का पूरा डेटा निकालना, प्रोडक्शन कितना करना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस फोरकास्टिंग। आज आप बिजनेस के अंदर फोरकास्ट करते हो, जैसे मानो मेरी सेल्स का पैटर्न चल रहा है कि 100 है, फिर 200 है, फिर 300 है, अब मुझे पता लगाना है कि 4th ईयर में कितनी मेरी सेल्स होगी, 400। कैसे पता लगाया, ट्रेंड को देख करके। ये ट्रेंड क्या है, स्टैटिस्टिक्स ही है।
ठीक है, आज आपने ये डेटा रखा हुआ था अपने पास में, ये डेटा आपके पास था, इसीलिए आप फ्यूचर की फोरकास्ट कर पाए। और बिजनेस में फोरकास्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आज अगर आप पता लगाओगे ना कि भाई मेरी फ्यूचर में इतनी सेल्स होगी, तभी आपको एक रफ देखो एक आइडिया मिलना चाहिए ना। आज आप भी जैसे पढ़ाई करते हो तो सबने एक टारगेट सेट कर रखा होगा कि हाँ हमारा ये एक सेट टारगेट है, ये हमको अचीव करना है। चलो, तो टारगेट की बात आई तो मुझे बताओगे मैथ्स में कितना टारगेट रख रखा है मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर? जब भी देखो टारगेट अपन सेट कर लेते हैं ना, तो अपने लिए बहुत इजी हो जाता है, एटलीस्ट पता लग जाता है कि हाँ मुझे इतनी मेहनत करनी है। किसी का अगर जैसे बोलते हैं कि मैथ स्टैट स्ट्रांग है इनिशियली, जैसे स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है तो आप 80 प्लस का टारगेट लेकर के चलो कि हाँ मुझे 80 प्लस स्कोर इसके अंदर करना ही करना है। अगर आपको लगता है कि हमारा ये इतना स्ट्रांग नहीं है तो 60 प्लस का टारगेट लेकर के चलो। वैसे तो आई डोंट बिलीव इन स्ट्रांग और वीक, ठीक है, अभी भी आप सब कुछ एकदम ऐसे मान लो कि स्क्रैच से अपन पढ़ेंगे तो स्ट्रांग तो अपने आप हो ही जाएगा। चलिए, नेक्स्ट अपना कॉमर्स में क्या था, परचेज। आज एक बिजनेस वाले को कितनी परचेज करनी है वो सब भी क्या है, स्टैटिस्टिक्स। इन शॉर्ट जो भी डेटा वो निकाल रहा है ना वो सब स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, फिर ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग में भी स्टैटिस्टिक्स काम आती है। आज जैसे आप जब अपनी ट्रेनिंग करोगे, आप ऑडिट के ऊपर जाओगे, आप कॉस्ट ऑडिट करोगे जब, तो आपको बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। आप लिखोगे कि हाँ ठीक है, पहले मतलब इसका इतना इतना ये कॉस्टिंग आ रही है, इतना इन्होंने शो कर रखा है, अगर कोई मिसमैच है तो वो क्यों है। ये सारी चीज़ क्या है, स्टैटिस्टिक्स ही तो है। आप डेटा को ही तो एनालाइज कर रहे हो। आप किसी की कॉस्ट ऑडिट पे अगर जाते हो तो आप क्या करोगे, उसके डेटा को एनालाइज करोगे। आप अगर जीएसटी ऑडिट पर जाते हो तो उसके डेटा को एनालाइज करोगे आप पूरा। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग सबके काम की आती है। ठीक है, आज अपने घर में अपन बात करें या पूरी कंट्री में बात करें तो इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे होती है, आपके पुराने, आप देखो सब कुछ एनालाइज करके चलोगे कि हाँ भाई इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है, यानी कि बजट बनाना है, सब देखोगे कि कितना तो फ्यूचर का खर्चा मेरे आ सकता है और कितनी मेरी इनकम है। इस बेसिस पे आप इकोनॉमिक प्लानिंग करोगे। तो ये प्लानिंग क्या हो गया, नंबर इन्वॉल्व हो गए ना कि भाई फ्यूचर में मेरा खर्चा अप्रॉक्सीमेट 10,000 का होगा और मेरी इनकम इस महीने में 50,000 की हो सकती है। तो ये सब आपने क्या कर दिया, स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल नंबर जहां इन्वॉल्व हो गए वो स्टैटिस्टिक्स आ गई आपकी। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। अब ये थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लगता है कि स्टैटिस्टिक्स और एस्ट्रोनॉमी वालों का क्या काम। तो देखो, स्टैटिस्टिक्स वर फर्स्ट कलेक्टेड बाय एस्ट्रोनॉमर्स फॉर स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट। सबसे पहले इनफैक्ट जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स को यूज करा था ना वो एस्ट्रोनॉमर्स ही थे, क्योंकि इनिशियली ना अपन जैसे बात करें जब घड़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी तो टाइम देखने के लिए किस पे डिपेंड होते थे अपन, वो डायरेक्शन देखने के लिए किस पे डिपेंड करते थे अपन, स्टार्स पे डिपेंड करते थे। टाइम के लिए सन पे डिपेंड करते थे। तो इनकी पोजीशन को देखना और उसके बारे में पूरा लिखना कि भाई देखो महीनों के नाम उस समय पे हिंदी में अपने मंथ के नेम होते थे कि इस महीने में ऐसी ऐसी पोजीशन रहती है सन की, वो पूरा डेटा क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, देखो, एस्ट्रोनॉमर्स अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड टू गो डीप इन देयर स्टडी। ये पूरी एस्ट्रोनॉमी तो मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करती है स्टैटिस्टिक्स को, पूरा एनालिसिस करती है, पूरे टूल्स लगाती है कि हाँ भाई आगे क्या होने वाला है। स्टैटिस्टिक्स एंड मीट्रोलॉजी, आज मीट्रोलॉजिस्ट जितने भी हैं जो भी वेदर फोरकास्ट वाले डिपार्टमेंट में हैं, देखो, टू कंपेयर द प्रेजेंट विथ पास्ट और फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर ईदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। पता लगाना है कि हाँ भाई पहले पिछले साल में जैसे अपन बात करते हैं कि भाई 21 में इतनी बारिश आई थी, तो अब 22 में कितनी बारिश आएगी इंडिया के अंदर। अपन देखते हैं ना न्यूज़पेपर में, बारिश के मौसम से पहले ही वो लोग बता देते हैं कि प्री मानसून होने वाला है,
इतना समय पहले ही आपका बारिश का मौसम आ जाएगा, ये वो सारी चीजें बता देते हैं। तो वो कैसे? स्टैटिस्टिक्स की मदद से। स्टैटिस्टिक्स एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी वाले कैसे स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं? तो देखो पढ़ते हैं। The development of biological theories has been found to be closely associated with statistical method. आज जैसे आप पढ़ा होगा आपने अपनी बुक्स के अंदर, हमने पढ़ा है कि भाई जो टॉर्टॉइज होता है उसकी एज कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 ईयर्स। ये कैसे पता लगा? डेटा कलेक्ट करा उसके बारे में रिसर्च करी पूरी कि हाँ भाई ये इतना टाइम तक ये जिंदा रहता है, पूरा ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करके चले। तो वो रिकॉर्ड इज व्हाट? अपना स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स में तो काम आता ही है स्टैटिस्टिक्स। आप प्रोबेबिलिटी जो पढ़ोगे वो पूरा क्या है? अपना स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च, ठीक है। आज जितने भी रिसर्च वाले हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक आर इनडिस्पेंसिबल इन रिसर्च वर्क। जो भी लोग अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हैं, वो क्या करते हैं? पास्ट डेटा को एनालाइज करते हैं, पूरे पिछले पुराने ट्रेंड्स को देखेंगे कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, फिर आगे फर्दर इस चीज के बारे में अपन रिसर्च कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अलग अलग देखो बहुत सारे मेथड्स हैं। स्टैटिस्टिक्स बहुत वाइड टर्म है, ठीक है। इसके अंदर जो टूल्स होते हैं ना, बहुत सारे टूल्स हैं यूज करने के लिए। स्टैटिस्टिक्स एंड नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस कैसे? आप सब में पढ़ते हो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री, सबके अंदर डेटा की ज़रूरत होती है। हर जगह पे आज डेटा की ज़रूरत है, और हर जगह डेटा की ज़रूरत है तो हर जगह स्टैटिस्टिक्स है। एजुकेशन में जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में डीसीसी का ही एग्जाम्पल दिया, तो ये डीसीसी क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर भी स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ रही है। Statistics is necessary for formulation of policies to start new courses. आज भाई हमको देखना है कि हाँ ठीक है, सीएमए इतना अच्छा खासा सीएमए का कोर्स चल रहा है, अब अपन आगे और कौन सा कोर्स कर सकते हैं, या इन्हीं एग्जिस्टिंग सीएमए वाले स्टूडेंट्स के लिए ही अपन और आगे क्या लेकर आ सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस। बिजनेस का तो अपन ने ऊपर जितना भी कॉमर्स में देखा वो सारा सेम बिजनेस के साथ एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ में हमने, चलिए आज अगर अपन टॉपिक रिवाइज करें तो अपन ने क्या क्या टॉपिक पढ़े आज स्टैटिस्टिक्स के अंदर, मैं रिवाइज करवा देती हूँ। देखो सबसे पहले अपन ने देखा स्टैटिस्टिक वर्ड कहाँ से आया, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। लैटिन से आया एक तो स्टेटस, उसके बाद अपन ने इटालियन वर्ड से लिया स्टैटिस्टा, उसके बाद जर्मन वर्ड से लिया स्टैटिस्टिक, 3 जगह से लिया। फिर हमने मीनिंग देखी, प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस। प्लूरल इज व्हाट? आपका न्यूमेरिकल डेटा। सिंगुलर इज व्हाट? आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स देखे अपन ने कि भाई फैक्ट का एग्रीगेशन होता है, कॉजेज भी आते हैं पीछे, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है डेटा, एस्टिमेटेड बेसिस पर होता है, एक्यूरेट नहीं होता कुछ भी, ठीक है। आपका सिस्टमैटिक मैनर में डेटा कलेक्ट होता है, प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है अपना, और डेटा आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होता है। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, सॉरी स्टेजेस देखी अपन ने, क्या? कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। देन इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। स्कोप में अपन ने देखा किसी भी जगह का आप नाम लो, किसी भी सब्जेक्ट का नाम लो, हर जगह काम आती है। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, आपके नेचुरल साइंस, आपके एस्ट्रोनॉमी के अंदर, ठीक है, हर जगह आपका पब्लिक फाइनेंस के लिए काम आती है, हर जगह पे आपके इकोनॉमिक्स काम आती है, सॉरी स्टैटिस्टिक्स काम आती है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी, मीटरोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, रिसर्च वगैरह, ये सब अपन ने बहुत सारे टर्म्स देख लिए एजुकेशन के अंदर, ठीक है। आज अपन ने इतना पढ़ा, जो भी डेली का डेली पढ़ रहे हैं ना उसे डेली रिवाइज करो, ठीक है। सबसे बड़ा की टू सक्सेस है कंसिस्टेंसी। ऑलराइट, आज इतना ही देखेंगे अपन, अब आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।